नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, चाहे आंदोलन हो, सारा इंडिया की धोखाधड़ी हो, निवेशकों की पीड़ा हो, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, या अभी जो है ठगी पीड़ितों की आवाज करके एक अलग संगठन बनाया। मतलब सारे चीज, जितने संगठन है, जितने मुद्दे हैं, सारा के भुगतान को लेकर हम लोग लगातार उठा रहे हैं। और आज की तारीख में एक बड़ा आंदोलन जो है देश में जो खड़ा हुआ था भुगतान को लेकर, संगठनों में फूट है, कई संगठन बन चुके हैं। एक संगठन टूट टूट के संगठन बन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चंदे को लेकर जो है तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर जो है सारा भुगतान को लेकर एक क्रांतिकारी नेता सामने आते रहे हैं। और पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रवक्ता थे और आज की तारीख में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लीगल हेड है अनिल सिंह एडवोकेट। अनिल सिंह एडवोकेट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट के इस लाग ना लपेट कार्यक्रम में। नमस्कार सर, चरण सिंह, आपकी मीडिया को और आपको लाखों सलाम है। हमारा कोटि कोटि समर्थन है और आपका जो सहयोग है वो सर आंखों पे हमारे है। आपकी अनिल मीडिया और आपकी पूरी टीम वो मीडिया टीम है, वो टीम है जो लगातार गरीबों के लिए, दुखी लोगों के लिए और जो पीड़ित हैं किसी भी सेक्टर से, वो चाहे हमारे महिला पहलवान, हमारे वो बहने बेटियां हैं, या किसानों का वो कोई आंदोलन हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपसे छूटा नहीं है, या किसी पॉलिटिकल, किसी भ्रष्ट नेता ने कहीं लूट मचा रखी हो और भ्रष्टाचार और कई तरह के, अगर वहां हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए हों या किसी भी तरह की समाज में अराजकता अगर फैलाई हो, तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो आपसे छूटा नहीं है। तो आप चूंकि एक भारत की जो चौथी स्तंभ है जिसमें मीडिया है, आप उसका, उस दायित्व का आप संपूर्ण अच्छी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। और आप जैसे लोगों को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है और आपकी पूरी मीडिया को सलाम। अनिल सिंह जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि संगठनों में फूट है, आरोप प्रत्यारोप है, भटक रहे हैं, संगठन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में निवेशकों का भुगतान होगा कैसे, बताइए दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या को दूर करने वाला कोई न कोई एक नेता के रूप में आदमी उभरता है। जैसे हमारा भारत जब गुलाम था, जब यहाँ मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, तो कई राजा, वो पहले तो राजा ज्यादातर आपको क्षत्रिय ही राजा हुआ करते थे, कुछ मुस्लिम राजा भी थे, बाकी कुछ अन्य कास्ट के भी थे। तो राजा के नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी जाती थी। तो ऐसे रजवाड़े शुरू में भी आपको, चाहे वो मराठों का हो, आप छत्रपति शिवाजी की बात कर लें, वो भी मुगलों के विरुद्ध लड़े कि भारत को हमारे आतताइयों से मुक्त कराना है। अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कुंवर सिंह भी लड़े। अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में भी टीम बनी, सुभाष चंद्र बोस के भी नेतृत्व में टीम बनी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भी टीम बनी। उसी तरह से आजाद भारत में जो आर्थिक जो लूट मची है 1947 से, तो उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए आज के डेट में कई संगठन बने। ये अलग बात है कि 2014 में जब बीजेपी जब सरकार बनी, तो में 250 कंपनियों को लिस्टिंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उनपे यह आरोप था कि उन्होंने सरकार के पैरामीटर के तहत रजिस्ट्रेशन लिया और जनता से धन उगाही की इस बात पे, इस नियम के तहत कि आपको हम वक्त पे 1 रुपया ले रहे हैं तो इसका 1.25 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे, 1.5 रुपया देंगे, 2.5 रुपया देंगे, यानी कि 9%, 8.5% ब्याज से लेकर के 12-15% तो ब्याज तक देने की बात थी। उसी कड़ी में किसी को कोई पैसा मिला नहीं। एक एक टाइम था जब जेबीजी, हेलियस और कई ऐसी संस्थाएं जब डूब गई, तो एक चमकता हुआ नाम आ रहा था सहारा इंडिया का। आज सहारा इंडिया को जब मैं देखता हूं तो साफ साफ समझ में आता है कि वो कोई चमकता हुआ सितारा नहीं था, वो नटवर लाल का भी बाप निकला। चार्ल्स शोभराज जो अभी जो नेपाल में जो उसके जो स्पेशल जेल में जो बंद है, उसको भी ठग कहा जाता है, उसको भी भारत का नटवर लाल की तरह उपाधि दी जाती है। तो इसी तरह एक षड्यंत्रकारी, उसको हम बोलते हैं, कोर्ट की भाषा में, क्रिमिनल की भाषा में कहें कि सुनियोजित, प्री प्लान वे में, पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सुब्रत राय ने एक जाल बिछाया। हमारी भारत में कथा है,
कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें लोभ में मत फंसना। फंस तो गए पूरे भारतवासी। वो चाय बेचने वाला, दूसरे के जूठे कप और प्लेट मांजने वाला, लोगों के घर में वो दाई नौकर के काम करने वाले, जो 200-500 रुपया से लेकर के 1000-1500 में पूरा घर का झाड़ू पोछा कपड़ा सबके जूठे बर्तन उठाते हैं। ऐसी कई गरीब हमारी माएं बहनें बेटियां और हमारे भाई बंधु पिता हैं। सब ने सहारा में ये सोच के जमा किया। सहारा ने सबको एक लॉलीपॉप का लालच दिया कि तुम गरीब हो, नहीं 1,00,000-2 लाख जमा करोगे, डेली तुम 5 रुपया जमा करो, डेली 10 रुपया जमा करो, तो हम तुमको भी 9% ब्याज के साथ पैसा देंगे। ऐसे लोगों का भी पैसा हड़प गया और एक अच्छी षड्यंत्र के तहत सहारा ने जाल बिछाया। बहुत पहले 4 साल 4.5 साल में पैसे डबल हुआ करते थे। मैं बता दूं कि वो पीरियड था 1992-93 का पीरियड में, तो मैंने वो पीरियड भी देखा हुआ है बहुत करीब से, सहारा का षड्यंत्र। तो इसने लोगों को, जैसे कि वो जुआ खेलने वाला, 3 पत्ती खेलने वाले जैसे कि पैसा देते हैं और फिर जाल में फंसा करके उसका शर्ट पैंट उतरवा करके उसको जूते लगा के भगाते हैं, यही काम आज सहारा सुब्रत राय और उसका मैनेजमेंट ओपी श्रीवास्तव, डीके श्रीवास्तव और अन्य श्रीवास्तव बंधु जो उसके जो चट्टे बट्टे हैं उसके ग्रुप के जो है लुटेरे ये लोग हैं, वो लुटेरे की सभा में कहता हूँ पूरी टीम में सहारा इंडिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2012 से जिन लोगों को कन्वर्जन किया गया उनको पेमेंट क्यों नहीं मिला? मेरे पास तो कई डॉक्यूमेंट अभी मेरे बाएं हाथ पड़े हुए हैं, वो मैं बारी बारी से दूंगा, उसको दिखाऊंगा। अब मैं पेमेंट की बात आता हूँ। अनिल सिंह जी, मैं बीच में पेमेंट दिलवाने के नाम पे कई संगठन बने। जी अनिल सिंह जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। ये सारी सहारा के भ्रष्टाचार की, धोखाधड़ी की, ये सारी बातें हो रही हैं, हो चुकी हैं। अब मुद्दा ये कि जो लोग भुगतान कराने के लिए खड़े हुए, अब तो उन पर ही आरोप लगने लगे हैं कि साहब ये निवेशकों को ठग रहे हैं। इस समय प्रश्न अच्छे ये है। खासे वो भी लुटेरे निकले। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट। मैं ताली बजाता हूं आपके इस सवाल पे। बहुत अच्छा आपने सवाल कहा, उसी कड़ी पे मैं अब आने वाला था, जो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए ये बात सही है कि जो जो भारत के आजाद कराने वाले लोग थे, गांधी थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, एक धोती में अपनी जिंदगी गुजार दी, भारत से लेकर इंग्लैंड तक घुमाए। राम मनोहर लोहिया, जेपी जयप्रकाश नारायण जिनको कहा जाता है, 1974 से लेकर के 77 तक इन्होंने आंदोलन किया। ये भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर का कोई कोल इंडिया का लूटने वाला ये भी पोस्ट ले सकते थे, नहीं लिया। तो आंदोलनकारियों को ऐसा होना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की तरह होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया की होनी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं निकले, ऐसे भेड़ की खाल में भेड़िया निकले हमारे। लोगों को पेमेंट दिलाने के नाम पे एक संगठन बना, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। उसका नाम बाद में पलट के रख दिया गया संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। उस संस्था के संस्थापना में मैं भी था और हमारे साथ कई मित्र बिहार के साथी थे, जेपी दुबे और वगैरह कई हमारे लोग थे पुराने साथी। वो यूपी के बस्ती से आते हैं, भैदो शुक्ला, उन्होंने स्थापना रखा। जब उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तो मैं बता दूं कि 2022 में उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो वो एक फटे कुर्ता, आपका टूटा चप्पल और फटी हुई गमछी पहन करके आए थे। वो साफ सुथरा था, उनकी गरीबी दिखती थी, मगर उस गरीबी में भी सफाई और उनका मेंटेनेंस दिखता था। उस टाइम उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे कि वो बिल्कुल वो गरीबों की झोली में, वो कहते हैं कोई लाल है, गुदड़ी में लाल निकला, ऐसा फीलिंग हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई सहारा का एक मुद्दा है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और पीड़ितों की आवाज बनना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों का मुझे मदद चाहिए। और हम लोग 2016-17 से बिहार में क्रांति फूंक रहे थे। चूंकि बिहार क्रांतिकारियों की जगह है, जननी है, तो हम भी उसमें से क्रांतिकारी के रूप में निकले। चूंकि हमारा व्यक्तिगत पैसा और हमारे कई भाई बंधु सखा दोस्तों का पैसा सहारा फंसा हुआ था, सहारा किसी को दे नहीं रहा था, सिर्फ ऑफिशियल दबाव बना रहा था, साम दाम दंड भेद नीति, मरो मारो लेकिन केस करो, जो करना है सुसाइड करना है करो, बट पेमेंट नहीं मिलेगा। अब वो अभय शुक्ला, मैं बता दूं कि 100 रुपया चंदा लेने की उन्होंने बात की, कहा कि भाई संगठन चलाने के लिए 100 रुपया चंदा चाहिए। आज मैं देख रहा हूं 1.5 साल हो गए, इन 2 सालों में अभय शुक्ला का घर बहुत हाई फाई हो गया, कमरे में एसी और कूलर लग गया, जैकेट और खूबसूरत कुर्ता पजामा और वो बंडी नेता की तरह लग गया। 2 हाथों में 3 सोने की वो अंगूठियां आ गई, गले में चैन आ गया। छोटा छोटा जगह कहीं, जैसे कि अब हमको पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली से कहीं आंध्र प्रदेश जाना है, तेलंगाना जाना है, तो ऐसे हालतों में अभय शुक्ला हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वो चंदे की पैसा से। अभय शुक्ला कहते थे कि हमारा एक छोटा सा ढाबा है, पता नहीं वो ढाबा था भी कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यूट्यूब में अभय शुक्ला ने पहले तो कहा करते थे 1 होटल, उन्होंने 2 होटल को क्लोज करने का भी एक वीडियो बनाया। अब पता नहीं ये कौन सा फर्ज बड़ा है। उन्होंने कहा था कि हम अपना इसी होटल से और छोटी सी 407 पिकअप गाड़ी से हम अपने घर का गुजारा करते हैं, उनका कहना था। और बाद में उन्होंने जब आंदोलन से जब खूब पैसा कमा लिया, तो उन्होंने एक
बंद होटल का वीडियो बनाया और कहा कि मैं प्रति महीना इसे 1.5 लाख कमाता हूं, और कमाता था होटल में, लेकिन मैंने जनता के लिए सब कुर्बानी कर दी। और वो अभय शुक्ला आज देखिए क्या करते हैं, नेता बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए परेशान है। जब चंदे की बात आई तो जेपी दुबे को मां बहन बेटी कर दी गई। उसी कड़ी में जब अमन श्रीवास्तव हमारे कलकत्ता के मित्र हैं, मैंने उनको बड़ी मुश्किल से जोड़ा था इस आंदोलन में, क्योंकि वो कोर्ट में व्यस्त रहते हैं। वो युवा कांग्रेस के वहां जो है सो अध्यक्ष भी है, इंचार्ज भी है पश्चिम बंगाल से, वो नेतृत्व करते हैं। वो अपना एक समाज सेवी है, एनजीओ का भी काम करते हैं। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से कहा कि सर आपका योगदान बहुत जरूरी है इस आंदोलन में, आपको भी आहुति देनी होगी। आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के इलाके से, तो उस कड़ी को आपको मेंटेन करना होगा। लीजिए, उनको भी उन्होंने शिकार बना लिया। जब उन्होंने कहा कि भाई चंदे का पैसा से हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन जो करते हैं तो करेंगे, इसका हिसाब साफ सुथरा रहना चाहिए, कोर्ट में बराबर जाने की बात करते रहे। कभी अभय शुक्ला नहीं गए, आज तक नहीं गए। हाँ, जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी उस वक्त हमको कोने में कहा था उन्होंने, अच्छा आंदोलन बिहार का देख करके, कि अनिल जी, दुबे जी, आप, संतोष अग्रवाल, आप लोग अच्छा काम करने वाले हैं, जुझारू लोग हैं, आप लोगों का इलाके में नाम है, दुनिया में आपका नाम है समाज सेवा के रूप में और सहारा पीड़ितों की आवाज के रूप में। आप लोग अपने इलाके में मेहनत कीजिए। ऐसा है कि चंदे से पैसा भी आएगा, फंडिंग भी आएगी, और नाम भी होगा, काम भी होगा। सहारा पीड़ितों के बल पे इतना बड़ा एक फौवा खड़ा हो जाएगा कि या तो आप अपने इलाके से वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव जीत जाएंगे, या तो विधायक के रूप में, या तो एमएलए एमपी के रूप में। नहीं तो हमारे और आपके आंदोलन से डर करके भारत की कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, खड़े खड़े टिकट दे देगी अच्छे अच्छे नेता को बाईपास करके। यह अभय शुक्ला का चरित्र उस वक्त जो था वो आज दिख रहा है। हमने उनको कई बार कहा कि अभय शुक्ला, पीड़ितों की आवाज बनना है बनो, जननायक बनना है बनो, तो लोहिया की तरह बनो। आप यूपी से आते हो तो सुभाष चंद्र बोस की राह पर चलो, भगत सिंह की राह पे चलो, चंद्रशेखर आजाद की राह पे चलो। ये नेतागिरी का बहाना छोड़ दो यार। तो उन्होंने तत्काल ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन उसने अपनी बीबी को खड़ा कर दिया। जब जो वहां ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा था तो उनकी बीबी हार गई, मगर उनके दिल में, उनकी उनकी नियत में हमेशा खोट रहा, पैसे का लूट का खोट रहा, नेता बनने का खोट रहा। यही हालत आज भी है। वो कहते हैं कि बस्ती से हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। यही हाल मदन लाल आजाद का भी है। मदन लोकसभा लाल आजाद, सांसद का। हाँ, लोकसभा में, हाँ जी। अब यही हाल मदन लाल आजाद का भी। मदन लाल आजाद कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं। वो कहते हैं हमारा संगठन का नाम है जप तप ऑल इंडिया टैक्सी बाइक यूनियन के वो वो हैं। चलिए, अच्छी बात है कि कोई गाड़ी चलाते हैं या कोई गाड़ी चलाने वाले और टैक्सी यूनियन के कोई अध्यक्ष है तो अच्छी बात है। कोई गरीब है तो अच्छी बात है। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, अमीर होना भी कोई गुनाह नहीं है। गुनाह यह है कि भेड़ की खाल में भेड़िया नजर नहीं आना चाहिए। अब देखिए, 2100 रुपया चंदा दिया जाता है। एक बीच में आपको रोकना चाहूंगा। मदन लाल आजाद का तो ये कहना है कि मेरे पास जो है एक निजी गाड़ी थी, और जब मैं महाराष्ट्र गया तो ये जो रमेश सिंह जो मुझ पे आरोप लगा रही है, तो मेरे ड्राइवर थे। तो गरीब कहाँ से रहे फिर? आपके पास निजी गाड़ी थी, महाराष्ट्र आप गाड़ी लेकर गए, और अपने राष्ट्रीय महासचिव को आपने ड्राइवर बना लिया, तो आप गरीब कहाँ रहे? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। देखिए, ये जो आंदोलनकारी बनने का जो बहाना, जो दिखावा जो करते हैं, और दिखावा जो करते हैं ये, और कहते हैं कि हमने संगठन बनाया है भारत के दबे कुचले और पीड़ित साथियों और ठगे लोगों को, बेईमान लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए हम एक अवतार के रूप में आए हैं। हम तुम्हारे अध्यक्ष होते हैं, हम फलाने संगठन के अध्यक्ष होते हैं और संस्थापक होते हैं। उसमें अभय शुक्ला ने भी यही ठगी का काम किया। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मदन लाल आजाद ने भी काम किया। अगर मदन लाल आजाद कहते हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं रमेश सिंह, ये कि भाई हमारा गाड़ी चलाते थे, यार गाड़ी चलाता था, अगर मान लीजिए अगर इस बात में सत्यता है तो इसमें कौन सा गुना हो गया? कौन सा गुना हो गया? प्रधानमंत्री मोदी आज जो है चूंकि हमारे भारत के हैं, नरेंद्र मोदी, तो ये इनकी माँ ये कहते हैं कि हमारी माँ गरीब थी, हम भी गरीब थे, तो हम दूसरे के घरों में हमारी माता बर्तन मांजा करती थी और हम ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। तो ये कोई बेइज्जती की बात नहीं है। ये तो एक गरीब की, उसकी वो जो है सो कि अपनी वो मेहनत की कमाई है। तो गर्व से कहिए कि हाँ, हमने अपने मेहनत से जिया खाया और अपने दम से प्रधानमंत्री बने, तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि कल उल्हाना तो कह रहे ये आदमी तो हमको चाय पिलाता था, अरे चाय पिला दिया तो इसमें उसकी बेइज्जती कहां से हो गई? तो इस तरह से रमेश सिंह की बेइज्जती नहीं हुई है, ये बेइज्जती करवाया है मदन लाल आजाद ने खुद को। एक गाली दी है, एक गरीब के मुंह पे तमाचा मारा है। और रही बात जब रमेश सिंह ने जब चंदे की बात को उठाया, पिछले कई सालों से मदन लाल आजाद को मैं जानता हूं, वो सिर्फ सहारा नहीं, पीएससीएल, आदर्श क्रेडिट, ऐसी कई कंपनियां हैं, 250 कंपनियों हैं, उससे पेमेंट दिलाने की बात मदन लाल आजाद करते हैं। तो इस मुद्दे पे मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं, सलाम करता हूं।
लेकिन जहां तक बात है, वो कहते हैं बर्ड सेक्ट लागू करो। तो बर्ड सेक्ट लागू करवाने के नाम पे पूरे भारत में वो आए दिन प्रत्येक जिला और राज्य में धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन करना चाहिए, करवाना चाहिए, डीएम को ज्ञापन देते हैं, दिलवाना चाहिए। मगर शायद मदन लाल आजाद एक गलती कर रहे हैं, आज मैं आपके चैनल से कहता हूं। अब देखिए, जिस जिस राज्य में बर्ड सेक्ट लागू है, वहां बर्ड सेक्ट लागू करो का नारा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, डीएम को ज्ञापन देने का मतलब नहीं बनता है कि बर्ड सेक्ट लागू करो। वहां इनको करना क्या चाहिए था कि बर्ड सेक्ट के साथ हमारा पेमेंट करवाओ, ये करना चाहिए था। जिस मैनेजर ने, जिस एजेंट ने लोगों को ठगा और ठगवाया, ऐसे लोगों को जेल भेजो। और रही बात, जब चंदे की बात आई तो मदन लाल आजाद ने रमेश सिंह जो उनके जो इंचार्ज हुआ करते थे, उसको कहिए सेकंड मैन ऑफ द जब तक ठग पीड़ित था, उनको इन्होंने मां बहन की गालियां दी, काफी बेइज्जत किया, काफी इंसल्ट किया। और रही बात, मुझे जो जानकारियां जो मिली है, जो मैं बता दूं कि ये 65 लाख से लेकर के 1 करोड़ प्लस तक जो है कि चंदे का पैसा मदन लाल आजाद के फंड में है। और उस पैसे से इन्होंने बोलेरो टॉप मॉडल एक गाड़ी भी जो है कि आपको मैं बता दूं 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके खरीदा है। और बाकी उनका जो ये जो चंदे का पैसा जो उनके अकाउंट में आता है, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष भी खुद ही है, अकाउंटेंट जनरल भी खुद ही है, और संगठन के फाउंडर अध्यक्ष भी खुद ही है। तो वो चंदे के पैसे से उनका जो अकाउंट है, उसमें से ये जो 4.5 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद में जो जो है किस्ती उसमें से जाती है। और अभी मैं बता दूं कि एक और खबर है कि उसी चंदे के पैसे से मदन लाल आजाद जो कहते हैं कि हम भारत का ठगी पीड़ितों का न्याय दिलाएंगे, धरना प्रदर्शन करते हैं, कोर्ट कचहरी में जाने की बात होगी तो वहां भी उस चंदे के पैसे का यूज करेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं कभी। हाँ, 35 लाख प्लस में एक सेकेंड हैंड मकान खरीदा है, उसको रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, ऐसी रिपोर्टें हैं। सारी अनिल बातें अनिल जी सारी बड़ा बातें मेरी संज्ञान में है। बड़ा और मदन लाल आजाद ने कहा था कि हम कोर्ट जाएंगे। इतिहास गवाह है कि मदन लाल आजाद ने जब से संगठन बनाया है, आज तक कोई भी कोर्ट में केस नहीं गया है। यही हाल अभय शुक्ला का भी है। अभय शुक्ला पहले कहा करते थे कि पीआईएल लगाइए अनिल जी, नगेंद्र कुशवाहा को कहते थे कि आप झारखंड से पीआईएल लगाइए। हमने तो लगाया पटना हाई कोर्ट में पीआईएल और इंटरवेनर, हमने भागलपुर केस को उठा करके पटना हाई कोर्ट में, और यहाँ से सुब्रत राय को अरेस्ट वारंट भी निकलवाया। वो कुछ टेक्निकल कारण में उनमें कुछ कमियां थी, कुछ गड़बड़ियां थी, उसका नाजायज फायदा उठा लिया सुब्रत राय की टीम ने, और सहारा को वहां से जो है तो छुट्टी दिला दिया सुप्रीम कोर्ट से। नगेंद्र कुशवाहा ने भी इसी कड़ी में झारखंड में बहुत पहले एक्टिविटीज की, पीआईएल लगाए, कुछ इंटरवेनर उसमें लोगों को जोड़ा। अभी वो मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्दी वहां से भी सुब्रत राय के लिए निकलने वाला है। हम तो अपनी काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमें और नगेंद्र कुशवाहा को अभय शुक्ला ने टारगेट किया। क्यों? हमने चंदे का हिसाब मांग लिया। हमने कहा कि चंदे का पैसा कोर्ट कचहरी में लगाएंगे, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान हम झारखंड के निवासी और बिहार के निवासियों पे वहां की सरकार ने जो है स्टेट गवर्नमेंट और जिला पुलिस जो प्रशासन व्यवस्था है और सहारा मैनेजमेंट के साथ मिलकर के हम लोगों पे केस किया गया। तो हम लोगों ने कहा कि चंदे के पैसा से ही हम अपना बेल भी दिलाएंगे, उसमें भी हमको अभय शुक्ला ने साथ नहीं दिया। तो ये दो ठग हैं जो लोगों को न्याय दिलाने के नाम पे लोगों को ठगते हैं और अपनी गरीबी और अपनी भुखमरी दूर करते हैं और नेता बनने का ख्वाब रखते हैं। अनिल सिंह जी, जब कोई संगठन चलता है उसमें पैसा लगता है, इसमें कहीं दो राय नहीं, चंदा भी इकट्ठा होता है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था होती है कि साहब एक कोषाध्यक्ष बनाएंगे और कोषाध्यक्ष के हिसाब सारा हिसाब किताब होगा। महीने में, 1.5 महीने, 2 महीने में एक मीटिंग हुआ करेगी और सारा ही चंदे का हिसाब किताब हुआ करेगा। तो ये जो आप लोगों ने संगठन बनाया था, लंबे 2, 2.5, 3 साल से आप लोगों का आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने ये प्रयास ही नहीं किया कि साहब किस कार्यक्रम में कितना पैसा लग रहा है, यात्रा में कितना पैसा लग रहा है, कौन नेता कितना पैसा लगा रहा है, कोषाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, या हिसाब किताब क्यों नहीं दिया जा रहा। अब इतने समय बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, तो कहीं ना कहीं दोषी जिम्मेदार आप लोग भी हैं, ये मान के चलिए। आप बताइए। जी, आपका प्रश्न सराखों पे है और बहुत अच्छा प्रश्न आपका बनता है। संगठन के स्थापना से लेकर के आज जो मैं चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूं, आज तो मैं संगठन का हिस्सा नहीं हूं, और जब मैं संगठन का हिस्सा हुआ करता था उस वक्त से लगातार मैं इस बातों को उठाता रहा। उसका अंजाम क्या हुआ? 6 महीने के बाद कोषाध्यक्ष के रूप में किसी को भी अभय शुक्ला ने आज तक कहा कि कोषाध्यक्ष बनेगा। जिला में कोषाध्यक्ष बना दिया, स्टेट में कोषाध्यक्ष अभय शुक्ला ने बना दिया, हमारी बात और नगेंद्र कुशवाहा की बात को मानते हुए। लेकिन सेंट्रल कमिटी का जो कलेक्शन जो आता है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो अकाउंट जो बनता है, उसमें आज तक अभय शुक्ला ने किसी को कोषाध्यक्ष नहीं बनाया।
अगर बनाया होगा तो वो कहीं कागजों में दिखता होगा, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि 1 रुपया का हिसाब किताब देख ले या समझ ले। कितना खर्चा करेंगे, कब खर्चा करेंगे और वो फंड कहां खर्चा होगा, वो सिर्फ अभय शुक्ला देखते हैं। और आज से 2-3 महीना पहले अभय शुक्ला ने एक पैन कार्ड बनाया। वो भी बनाया क्या, ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा के नाम से नहीं, न्यास के नाम से एक पैन कार्ड बनाया और एक बैंक खाता भी खोला, एक नेशनल अकाउंट वो भी संगठन के नाम से खुला, लेकिन उसके संचालक अभय शुक्ला हैं। वो सारे पैसे का हिसाब खुद करते हैं और किसी को ये इजाजत नहीं है कि कोई पूछ ले कि कितना खर्चा आया। हाँ, अभय शुक्ला जरूर पूछेंगे कि भाई रसीद कटा 400 रुपया के हिसाब से, जरा सा हिसाब दे दीजिए जिला के अध्यक्ष, कितना खर्चा हुआ, धरना प्रदर्शन बैनर बत्ती में कितना खर्चा हुआ, कितना बोतल पानी मंगवाए, कई कप चाय आया, डीएम को लिखा पढ़ी करने में कितना कार्बन कॉपी और आपका एक पेंसिल और फोटोस्टेट में खर्चा आया। वो सब हिसाब किताब जोड़ करके बाकी पैसा मेरे फंड में जमा कीजिए, क्योंकि हमको अगला आंदोलन करना है, अधिवेशन करना है। तो यही काम अभय शुक्ला का भी, यही काम मदन लाल आजाद का भी। ये लोगों ने भारत की जनता को चूना लगाने का काम किया है, लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर इन लोगों ने ठगने का काम किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है, ये मेरा सवाल हम उनके लिए छोड़े जाते हैं। इनको अपनी नियत में, इनको अपनी सुधार लानी चाहिए। इनकी नियत में खोट दिखती है। एक ठग तो सुब्रत राय निकला, ऐसे कई ठग हैं जो अलग अलग कंपनी बनाए। तो ये लोग भी उसी ठगी के एक दूसरे पार्टनर के रूप में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि नेता बन करके वो कहते हैं कि अब बहुत नेताओं के हम जूते चप्पल उठा लिए, बहुतों को सलाम ठोक लिया। अभय शुक्ला की बात आपको याद होगी, अभी पिछले जंतर मंतर में दिग्विजय सिंह आए थे तो कम से कम सैकड़ों बार उनके चरण बंधन स्पर्श किए। शायद अभय शुक्ला अपने पिता और माता के डेली चरण बंधन करते होंगे कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। उनके पिताजी तो अब दुनिया में है नहीं, मर चुके हैं। माता जी आज जिंदा है, उनके भी रोज सुबह उठ के प्रणाम करते हैं कि नहीं, ये तो राम जाने। लेकिन उस दिग्विजय सिंह के चरण इन्होंने 100 बार कम से कम छुए। वो वीडियो में है। टिकट लेने के लिए ये सारी मशक्कत हो रही है। वो बराबर गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, आधा किलो यहाँ लाल पीला हरा धागा बांधे रहते हैं कि मैं बीजेपी का सबसे बड़ा टीम हूं। क्या बोलूं मैं, शब्द मेरे पास बहुत कम पड़ गए हैं ऐसे लोगों की क्रिटिसाइज करते हुए। बहुत खुशी होती है कोई जब नाम आगे आता है समाज सेवा के रूप में, और जब ऐसा जब व्यक्तित्व और चरित्र उसका दिखता है, तो मेरे जैसा आदमी जब विरोध करता है तो सबसे पहले बागी होने का और अनडिसिप्लिन रिएक्शन होने का आरोप लगाते हुए मुझे बाहर निकाल दिया जाता है। आज भी मैं बता दूं कि मैं निष्कासित हूं ऑल इंडिया जन आंदोलन से, और हम वहां से आ गए अखिल भारतीय जन कल्याण मंच में। हमारे मित्र हैं अमन श्रीवास्तव, वो कलकत्ता पूरे पश्चिम बंगाल से बहुत अच्छा काम आज भी कर रहे हैं। वो रोज कोर्ट कचहरी में केस लड़ रहे हैं। हम उनके आंदोलन का हिस्से थे, वहां हम राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। लेकिन हमारी जो इच्छा थी कि पूरे भारत में वो काम हो, वो हो न सका, इसलिए मैंने उनको भी रिजाइन दिया, उस संगठन को भी। और आज मैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान में मैं विधि विशेषज्ञ और राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता हूं आज। और हकीकत बात है कि वकील का नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूं। उनको सारा फीस 5 लाख का उनको अग्रिम फीस दे दिया जा चुका है। आज 2 महीना हो गए। करीब करीब 18 से 20 लाख ऑर्डर है, बहुत से पेज हैं कानूनी, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भारत के अलग अलग जगहों से सब कोर्ट के डॉक्यूमेंट छटाई हो चुकी है। करीब करीब 75% ड्राफ्ट हो चुका है। इस महीने के अंत तक संभावना है कि हर हालत में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग जाएगा। और आज के डेट में मैं बता दूं कि ये जो ऑर्डर है हमारे हाथ में, पिनाक पानी मोहंती का एक ऑर्डर है 29 मार्च 2023 का और एक 18/9/2023 का। तो इसी ऑर्डर को सपोर्ट करते हुए केंद्रीय जो हमारे जो मंत्री हैं अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में, उन्होंने जो है सो कि 5,000 करोड़ का एक पोर्टल के द्वारा पेमेंट दिलाने का एक नाटक किया। नाटक में बोल रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो लोगों को पेमेंट अब तक मिल जाना चाहिए। वो भी उसका डेडलाइन आप जोड़ लीजिए तो ये 29 मार्च से लेकर के दिसंबर में ये समाप्त हो जाएगा साहब, ये कहानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो सहारा के जो इन्वेस्टर है जमा करता है वो कहां जाएंगे। दिसंबर समाप्त होते होते ये 9 महीना का डेडलाइन समाप्त हो जाएगा। अभी मुश्किल से 200-250 लोगों को पैसा पोर्टल के माध्यम से मिला है। सभी लोगों को जानबूझ करके गलत करार दे दिया जाता है, तरह तरह की डिफिशियंसी और उन पे क्लेम ठोक दिए जाते हैं कि आपका सब जो आपने जो फाइलिंग की है वो सब गलत है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ऐसा कहते हुए किसी को आज तक पैसा मिला नहीं। मुश्किल से 200-250 लोगों को पैसा मिला है। ये जो रेस्ट पैसा है दिसंबर में, जिस दिन 9 महीना का अल्टीमेटम खत्म होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो सारे पैसे सहारा से भी फंड में चले जाएंगे। और
उसके बाद क्या होगा? अभी तो 3-4 हजार लोगों ने सुसाइड किया है ना, ये सुसाइड करने की दर बढ़ जाएगी। मैं आपके चैनल से आज खुलासा कर रहा हूं, क्योंकि क्योंकि बहुत कम ही भारतीय हैं जो भगत सिंह की मौत मरना जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मौत मरना जानते हैं, और सुभाष चंद्र बोस की तरह लड़ना जानते हैं। बहुत से लोग तो हिम्मत खो देते हैं अगर उनके जंगल में जा रहे हैं और अगर एक कंकड़ से उनको चोट लग जाता है तो उनको लगता है कि किसी शेषनाग ने उनको काट लिया है, किसी कोबरा ने काट लिया, टेंशन से हार्ट अटैक आ जाता है। तो मैं अनिल साफ सिंह साफ जी, कहता हूं कि भारतवासी हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करिए, हार्ट अटैक्स और ब्रेन हेमरेज से मत मरिए। और सहारा मैनेजमेंट कहता है कि हमने हाउसिंग और रियल एस्टेट के अकाउंट से पैसा दिया था, तो ये बात गलत है। पिनाक पानी मोहंती के ऑर्डर में साफ साफ लिखता है कि उसमें 15,579.27 करोड़ रुपया उन्होंने सहारा से भी फंड से पैसा दिया था, और इसी अमाउंट में साफ साफ लिखा हुआ है 2,253 करोड़ रुपया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के अकाउंट से दिया गया था। ये पिनाक पानी मोहंती के जो केस के ऑर्डर में है, तो ये पूरी दुनिया को मालूम होना अनिल चाहिए। सिंह जी, ये प्रूफ हो चुका है कि दूसरे अकाउंट से उठा करके दूसरे अकाउंट होल्डर को पेमेंट देने का भी जैसे कि सुब्रत राय ने गलत किया, अनिल यानी सिंह कि जी, गाय का सिंह बैल को, बैल का सिंह गाय। अनिल सिंह जी, जी सहारा में तो फ्रॉड हुआ ही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बात जरूरत ये जी है कि जितने भी आप लोगों के संगठन है इस समय जो सहारा भुगतान की जी लड़ाई लड़ते हैं, मैं बहुत जी। इस चीज पे गौर कर रहा हूँ। क्या सहारा ने जो लोग ठगे हैं, जो निवेशक हैं, उसमें मुस्लिम नहीं है क्या? किसी संगठन में मुझे मुस्लिम पदाधिकारी नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए मामला क्या है? हाँ, ये मैटर बहुत एक्सक्लूसिव मुद्दा है। देखिए, हमारा भारत एक गेंदा के फूल की तरह, गेंदा का फूल जो है, ठीक है, जो गेंदा का फूल है वो कई फूलों का एक बंच होता है। तो हमारा भारत इसी खूबसूरती के साथ हमारा ये गणतंत्र शुरू से चला रहा है। सभी लोगों का बराबर हर चीज में योगदान रहा है और योगदान होना भी चाहिए। अभी मैं बता दूं कि मदन लाल आजाद ने जो संगठन जो चलाया है शुरू से लास्ट तक, उसमें से उन्होंने किसी मुस्लिम बंधु को एक जिलाध्यक्ष का पोस्ट भी नहीं दिया। और मैं बता दूं कि उसमें से एक नाम नहीं लेना चाहता हूं, सॉरी, मैं अभी नाम बोलने जा रहा था। एक हमारे मुस्लिम बंधु है, वो जिलाध्यक्ष थे जब तक संगठन के, उनको निकाल दिया गया ये कहते हुए मदन लाल आजाद की द्वारा कि ये मुस्लिम है, इनको कोई पोस्ट मैं नहीं दूंगा। ये हिंदू मुस्लिम का ये जो नफरत है, ये मदन लाल आजाद के दिल, दिमाग और चेहरे से दिखता है। ये बातें मुझे पूरी जानकारी है, और इन बातों को हमारे रमेश सिंह साथी ने भी कहा है, और ये मेरी पूरी संज्ञान में है। तो इसका मतलब कि ये आरएसएस के चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस की बी टीम है, इसमें नो डाउट। और रही बात कैसे हमारा भुगतान ऑल होगा? इंडिया जन आंदोलन आप का या आप विश्व लोगों भारती जनसेवा का आप लोगों या अखिल भारतीय आप जन लोगों कल्याण मंच में, आप इसमें लोगों को हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का चेहरा नहीं देखते अनिल हैं। सिंह जी, जो जिस योग्य है अनिल उसको सिंह हम जी, वहां का अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे अनिल सिंह सरफराज जी, खान, अभी वो पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन में थे, रोहतास के जिलाध्यक्ष थे, अभी भी वो विश्व भारती में है, रोहतास के अभी जिलाध्यक्ष अभी भी है। तो ये हम कर रहे हैं, मगर मदन लाल आजाद का दोहरा चेहरा दिखता है। ये अनिल हिंदू सिंह जी, मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं, ये जात का भेदभाव दिखता है। अनिल सिंह जी, जी ये तो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का है, और आप लोगों को हाँ, भुगतान ही केंद्र सरकार से कराना है। केंद्र सरकार के खिलाफ बिल्कुल लड़ाई आप दावा कर रहे हैं, तो क्या ये नूरा कुश्ती बिल्कुल। चल रही है क्या केंद्र सरकार के खिलाफ? ये नूरा कुश्ती चल रही है। मैं जो समझता हूं, जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, शायद ये वो आरएसएस और बीजेपी के बी टीम या शायद उसके सी टीम कहिए, ये लोग अपना कोई ना कोई चुनावी धरती तलाश रहे हैं। और ये जो दिखावा करते हैं कि हम गरीबों की आवाज हैं और गरीबों की आवाज ही रहेंगे और मरते दम तक, ये आवाज के रूप में अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अभय शुक्ला बराबर बोला करते थे लाइव में कि जिस दिन सहारा का पेमेंट मिल जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा और अंतिम आदमी तक मिल जाएगा, हम संगठन को तोड़ देंगे, हमारा इरादा चुनाव में आना नहीं है। ये बराबर अभय शुक्ला कहा करते थे। लेकिन आज ये वही अभय शुक्ला है जो धरना प्रदर्शन के दौरान भी कहते हैं कि अब नेताओं के हम जूते चप्पल नहीं उठाएंगे, भले ही वो जंतर मंतर पे उनको चरण बंधन 100 बार कर लिए, अब वो कहते हैं हम नेता बनकर पेमेंट दिलाएंगे। तो इनका दोहरा चरित्र और दोहरा व्यक्तित्व और इनकी अंतर की जो अभिलाषा है, जो लालच दिखता है, उनके कथनी और करनी में भेदभाव जो है, धोखाधड़ी का ये चेहरा दिखता है वो। अनिल तो सिंह ये जी, लोग उसी चक्कर में है, उसी चक्कर में है। अनिल सिंह जी, मदन लाल जी आजाद का ये दावा है कि ये जितने भी मेरे विरोधी हैं जो मेरा विरोध कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है,
और ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, हम दोनों को कमजोर कर रहे हैं। तो मदन लाल आजाद ने चैलेंज किया है आप लोगों को मेरे एक कार्यक्रम में कि जिस दिन ये लोग जो है 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर देंगे निवेशकों की, मैं उस दिन मोदी के पैर पकड़ लूंगा। बताइए। मैं बता दूं कि पिछली साल 15 नवंबर 2022 को तो कम से कम 2500-3000 से ऊपर की भीड़ हम लेकर के बोरिंग रोड चौराहे को हमने जो है सो कि वहां प्रदर्शन किया था जोनल ऑफिस सहारा के पास में। तो अब मदन लाल आजाद का क्या कहना है वो सोच लें। तो 1000-2000 से वो कितनी हजार की भीड़ तो कम से कम जंतर मंतर पे थी जब वहां धरना प्रदर्शन किए थे। आप भी जिस आंदोलन का उस वक्त आपने दीदार किया था जब मदन लाल आजाद अभी पिछले महीना में जो अगस्त क्रांति की आप बात करते हैं वहां थे, वहां भी कई हजार लोग थे। तो ये सब सारी चीजें हैं। मैं इनको जुमलेबाज एक नेता कहता हूं मदन लाल आजाद और अभय शुक्ला को। ये जुमलेबाज है। ये सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे और रात होते होते कुछ और कर लेंगे काम उल्टा सीधा। अब मुझे इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं है। हाँ, आज मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग ठगे गए हैं वो उन तमाम लोगों से, वो चाहे सहारा से ठगे गए हो, आदर्श क्रेडिट से ठगे गए हो या पीएससीएल से ठगे गए हो, ऐसी भारत की तमाम जनता को मैं कहता हूं आप आगे बढ़िए और हर हालत में यूनाइट होकर के 10, 20, 100, 50 लोग मिल करके या 5-10 लोग ही अगर सही हैं तो 5-10 लोग ही मिल करके आप जाइए और डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए। क्योंकि भारत का जो कानून कहता है डीएम और एडीएम हर जिला में जो बैठता है वो आर्थिक अपराध इकाई फाइनेंशियल क्राइम का वो उसको देखने और सुनने का पावर है। वो डीएम अगर के संज्ञान में ये कागज आएगा और डीएम अगर चाहेगा तो अपने पावर का उपयोग करते हुए वो उस ठगी पीड़ित संस्था को उसके धन को फ्रीज कर सकता है, उसको नीलाम कर सकता है और जब्त करके पेमेंट भी दिला सकता है। मगर ऐसे डीएम बहुत कम है जो ये काम कर रहे हैं। सभी डीएम वही कहते हैं वो या तो बिकाऊ है या नहीं तो वो निष्क्रिय के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी डीएम इस फर्ज को अदा नहीं कर रहा है। वो उंगली में गिन करके पूरे भारत में अगर लाख डीएम है तो मुश्किल से कोई ये 2, 4, 5 ऐसे डीएम है जो ये काम कर रहे हैं। ये खेद का विषय है। हाँ, रही बात बर्ड्स एक्ट के तहत पेमेंट दिलाने की, तो बर्ड्स एक्ट के तहत पेमेंट मिलेगा। शर्त है कि आप डीएम के यहाँ जाकर के बर्ड्स एक्ट के तहत जो है सो कि केस डालिए और उसके बाद तुरंत 15-20 दिन के बाद उसी डीएम कार्यालय में जाकर के आप इंक्वायरी कीजिए कि हमारे एप्लीकेशन का क्या हुआ। और अगर लगता है कि ये पेंडिंग हालात में आगे नहीं बढ़ रहा है, उस एप्लीकेशन की जो छाया प्रति है जो आपने अटेस्टेड करवाया है डीएम को एक कॉपी देने के बाद में, उसको लेकर के आप अपने राज्य के वित्त सचिव के पास जाइए और वित्त सचिव को भी 15 दिन का मौका दीजिए। उसके बाद इस सारे मैटर को उठा करके कोर्ट में जाइए। एज एडवोकेट ये मेरा सलाह है। अगर आप ये काम करेंगे तो देखिएगा वो डीएम वो वित्त सचिव भी कोर्ट में नपेगा और जिस संस्था ने आपको लूटा है उसके डायरेक्टर, चेयरमैन, एजेंट जिसका नाम आप दीजिएगा वो भी जेल जाएंगे। और बर्ड्स एक्ट के तहत 3 गुना आपको हर्जाना दिया जाएगा। अगर आपका अनिल सिंह जी 10,000 फंसा है तो आपको 30,000 तक मिल सकता है। अनिल सिंह जी, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो एक्शन होगा वो तो होगा। आप लोगों संगठन में भी विवाद चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो निवेशक ठगे गए हैं, जो एजेंट बेचारे के हजारों एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है, जिनके घर पर तोड़फोड़ हो रही है, जो निवेशक अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, आर्थिक रूप से टूट गए हैं, डिप्रेशन में है, अब उन लोगों का पैसा मिले कैसे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो आप लोगों ने जो संगठन बनाया है, ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो इन लोगों से अलग है और उसमें लगेगा कि आप लोग भुगतान कराने जा रहे हैं? बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कई चीज हो गए, कई चीजों का मैंने खुलासा भी कर दिया स्पष्ट रूप से पूरे प्रूफ के साथ में जो बोला है। हमारी संस्था जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने कहा था कि हम इस सुब्रत राय का नाको दम करेंगे। पटना हाई कोर्ट से पिछली बार हमने अरेस्ट वारंट निकलवाया, उसमें हमने भी काफी फील्डिंग की थी, यानी कि कानूनी चीजों को जो सपोर्ट है वो क्या हमने किया था, ये मीडिया में प्रूफ है। और अब हम विश्व भारती जनसेवा मंच में, तब हम ऑल इंडिया जन आंदोलन के हम नेता हुआ करते थे, वहां हमारा कार्य क्षेत्र था। आज विश्व भारती जनसेवा संस्थान मंच के द्वारा आज हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने की बात कर रहे हैं। लोग सहारा के कितने हैं जो डिपॉजिटर हैं? 13,000 करोड़। उसमें से 10,000 करोड़ तो सिर्फ ये सोसाइटी वाले हैं। 4 सोसाइटी के तहत जो है सो कि कई और भी सोसाइटी से रजिस्टर्ड पॉलिसियां हैं, उसके पॉलिसी होल्डर हैं। तो तमाम पॉलिसी होल्डर तो दिसंबर के बाद वो तो अनवैलिड हो जाएंगे, पोर्टल उनके लिए बंद हो जाएगा, पोर्टल उनके लिए कहानी गोल हो जाएगी। फिर सहारा का ये पोर्टल उनको
ये सीआरसीएस का पोर्टल उनको कब कितना रुपया देगा, 10,000 देने की बात है, वो देगा ये तो एक सवाल बन जाएगा, क्योंकि वो बाकी पैसा तो लौट जाएगा सहारा सेवी के अकाउंट में, तो सीआरसीएस का जो रजिस्ट्रार है वो अपना घर बेच के देगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो ये कहानी गोल हो जाएगा दिसंबर के बाद। तो आज सिर्फ पूरे भारत को मैं बता देता हूं, सहारा से अगर पैसा लेना है तो वो हमारा ही एक संस्था है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, कि आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने सहारा मैनेजमेंट को तिहाड़ जेल में रखा था और उससे काफी दबाव देकर के पैसे वसूले। ये तो हर आदमी बोलता है मेरी दुकान बढ़िया है, आपकी दुकान बढ़िया ऐसी घटिया, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये कि आप भुगतान कराएंगे कैसे, ये प्रश्न। मात्र एक कोर्ट बचा है, कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, मात्र एक कोर्ट। कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जो लोग आज भी कोर्ट में, अगर पिछले कई कोर्टों, बहुत से लोगों का केस पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि आप कोर्ट में जाइए और सहारा के विरुद्ध जो एविडेंस चाहिए आप दें। और अगर किसी एविडेंस की कमी हो तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 82 10 44 54 19। फिर से नंबर दोहरा देता हूं, 82 10 44 54 19। भारत के जिस जगह भी आपका कोर्ट में कहीं कोई मामला अटका हुआ हो सहारा के विरुद्ध में, मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट है कि जिस वक्त आप जज के टेबल पर रखेंगे, जज ना नहीं कर पाएंगे और आपके पेमेंट का रास्ता खुलेगा। मैं कई ऐसे साथियों को पहले भी सपोर्ट कर चुका हूं, वो मैं करूंगा। वो जो करेंगे, आप लोग क्या करेंगे ये बताइए, प्रश्न ये है। जी बिल्कुल, हम लोग तो सर सुप्रीम कोर्ट में जा ही रहे हैं। और मैं बहुत जल्दी आपके चैनल से आज खुलासा कर देता हूं कि ये जो हमारा जो पटना हाई कोर्ट का जो केस का जो ऑर्डर है, ये अभी देखिए मेरे हाथ में है, अंजनी शरण का है ये। मैं बता दूं कि 14/11/2022 का एक ऑर्डर है और इसमें जस्टिस संदीप कुमार का एक ऑर्डर जो आया था, तो उन्होंने जो कहा था वो ऑर्डर में फाइल किया है, मेरे हाथ में नहीं आया है, उसका पूरे हाईलाइट ये किया हुआ है, ये पेपर में आया था। तो जस्टिस संदीप कुमार को साइड कर दिया गया था जब सुब्रत राय के मैटर में, जब अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आप, सीधा लिखा हुआ है कि जिला के अपर समाहर्ता सह सक्षम पदाधिकार के यहाँ परिवाद दायर किया जा सकता है। ये उनका ऑर्डर के जजमेंट में आया था। ये लास्ट मैं वो सर्टिफाइड ऑर्डर निकाल रहा हूं और बहुत जल्दी पटना हाई कोर्ट में भी उस केस को मैं जिंदा करूंगा और उसके आधार पर भी मैं बिहार की जनता को पेमेंट दिलाने का रास्ता मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। जी बहुत बहुत आपका जो है धन्यवाद हमसे बात करने की, अनिल सिंह जी। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।